हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट है आपकी। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है आपके एजुकेशनल फिलॉसफी के और कुछ आपके साइको से भी संबंधित हैं, जैसे कि वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग और बंडूरा की थ्योरी है, एरिक्सन थ्योरी, और इस तरह से हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं अच्छा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि नॉर्मल तो आप सभी जगह से पढ़ रहे हैं, काफ़ी चैनल्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम बिल्कुल वैसी ही तैयारी करेंगे और अपना नेट जेआरएफ या टीचर, कोई भी टीचर भर्ती हो, वहाँ पे एक अपनी सीट पक्की करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, मैचिंग पे बनते हैं। जैसे कि षट दर्शन संप्रदाय के अंतर्गत 7 दर्शन बताए थे: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा दर्शन, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। तो जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था 2020 का, वहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है इससे क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर मैंने आंसर फॉर्म वाला ले लिया है, क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि मैचिंग करनी थी। एक तरफ आपके दर्शन का नाम और दूसरी तरफ इसके प्रतिपादक, किन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो मैचिंग करने को आता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए, सांख्य के जो हैं कपिल हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, और फिर वैशेषिक के कणाद हैं, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। ठीक है, तो ये तो आपका एक क्वेश्चन आया ही था। उसके बाद और भी हम देख लेते हैं, क्या पता नेक्स्ट टाइम कौन सा आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, योग दर्शन में ऋषि पतंजलि को माना जाता है इसका रचयिता। अद्वैतवाद की करें तो शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत का नाम अद्वैतवाद है। तो अद्वैतवाद के कौन हुए? शंकराचार्य जी हुए। फिर विशिष्ट अद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य हैं, इनको जाना जाता है। ठीक है, और वेदांत दर्शन की ही ये दोनों शाखाएँ हैं, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत दर्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रयोजनवाद। प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्या था? प्रयोजनवाद का उदय कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। यहाँ पर जो चार्ल्स पियर्स थे, उन्होंने अपने विचारों को दिया था, और चार्ल्स पियर्स के विचारों को विलियम जेम्स ने आगे बढ़ाया था, जिसे प्रयोगवाद दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो इसको दिया तो विलियम जेम्स ने था, और इसके भी पहले कौन आए? चार्ल्स पियर्स। लेकिन इसका प्रचार और प्रसार जॉन डीवी ने किया था। तो जो मेन फोकस में नाम आता है वो किसका आता है? जॉन डीवी का। लेकिन नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, इस तरह की जगहों पे अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में चार्ल्स पियर्स मतलब सीपी पियर्स और जॉन डीवी जो दोनों होंगे, तो आपको प्रयोजनवाद के प्रतिपादक किनको मानना है? सीपी पियर्स को मानना है। ठीक है, जब दोनों देंगे। और अगर एक ही है ऑप्शन में, जॉन डीवी ही है, तो खाली जॉन डीवी को ऑप्शन में टिक लगाएंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं अस्तित्ववाद एक्सिस्टेंशियलिज्म। इसके मुख्य प्रतिपादक कौन थे? क्रिकेगार्ड थे। इनका ये कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा इसलिए सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। मतलब सेल्फ की बात की गई, माई सेल्फ, मैं के बारे में ये बात करता है। रचनावाद सीखने सिखाने के ऐसे सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से इंटरेक्शन करते हुए अपने अनुभव से सीखता है, खुद से सीखता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका रचनावाद। फिर है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। ये क्या करता है? सभी मनुष्यों के हितों और कल्याण में विश्वास करता है। मानवतावाद जीवन में एक उचित संतुलन है और मनुष्य को सभी गतिविधियों का केंद्र और मापदंड मानता है। तो मनुष्य के हितों की बात करता है। इसमें जो मुख्य समर्थक थे कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इस सिद्धांत के कौन समर्थक थे या प्रतिपादक कौन थे, वो आपको मैचिंग करना होगा। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म की बात अगर हम करें तो ये मानता है कि शिक्षार्थी एक क्या है? निष्क्रिय जीव है, जिसे नए व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको कंडीशन किया जाता है, मतलब अनुकूलित किया जाता है, उसको ढाला जाता है उस तरीके से। तो ये हो गया व्यवहारवाद। गेस्टाल्टवाद से मतलब है संगठित और पूर्ण अथवा पूर्णाकृतिक संरचना, मतलब एज ए होल की बात करता है, एज ए होल कंस्ट्रक्शन, जिससे कि इस मतलब पता लगता है कि उसका होल कंस्ट्रक्शन क्या है, एक पूर्ण आकृति उसकी क्या है, ना कि उसके
टुकड़ों में, मतलब जो उसके एलिमेंट हैं उनसे नहीं उसको डिफाइन करता है, बल्कि एक पूर्ण कंस्ट्रक्शन जो होता है वो उसका डिफाइन करता है। गेस्टाल्टवाद ऐसा मानता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस तैयार होने वाले हैं जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है, सिद्धांतों को 2 वर्गों में बांटा गया था, व्यवहार अधिगम सिद्धांत बिहेवियरिस्ट थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। तो व्यवहार जो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत हैं इन्हीं को क्या है, संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं, कनेक्शनिस्ट थ्योरी। ठीक है, और इस वर्ग के सिद्धांत क्या है, सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने के रूप में स्पष्ट करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं क्या, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस तरह के सिद्धांत अभी आप आगे पढ़ेंगे किसमें कौन से सिद्धांत आते हैं। इसके विपरीत अधिगम के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं इसमें सीखने की प्रक्रिया में क्या हो, उद्देश्य, समझ और सूझ की भूमिका पर जोर देते हैं। कोहलर का सूझ का सिद्धांत आपको याद होगा, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, फिर इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरी हैं। तो देखिए, संबंधवाद सिद्धांत कौन कौन से हैं। थॉर्नडाइक का हो गया, पावलोव, स्किनर, हल, गथरी के अधिगम सिद्धांत, ये सब क्या है, संबंधवाद में या व्यवहारवाद में आते हैं, एसआर थ्योरी पे काम करते हैं। और जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत की हम बात करें तो उसके अंतर्गत टॉलमैन का आता है, कर्ट लेविन का आता है, बंडूरा, मैस्लो का आता है, रोजर्स, ब्रूनर और मिलर डोलार्ड, इन सब के सिद्धांत संज्ञानात्मक वर्ग में रखे जाते हैं। और ये बहुत क्वेश्चन आता है, काफ़ी पूछा जाता है, व्यवहारात्मक में कौन से आते हैं, संज्ञानात्मक में, मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत देखिए, यहाँ पर एसआर थ्योरी या इसी को बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कौन सा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे मैंने ले लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, बच्चे थॉर्नडाइक और पावलोव में अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एसआर थ्योरी है, और बॉन्ड थ्योरी है। पावलोव की क्या थी, जिसमें कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, है ना। अब इसमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत में 3 उन्होंने दिए थे, और देखिए यहाँ पर इन्होंने जो और सिद्धांत बताए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये इनके सिद्धांत के अंतर्गत थे। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ डेवलपमेंट की भी बात की गई थी। आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नेट पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ना है, उसमें था जैसे कि मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और इस तरह से ये कुछ सिद्धांत थे। और नैतिक विकास के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हम सारे ले लेंगे, यहाँ पर 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो देखिए, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है, समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की जो क्षमता होती है उसका जो विकास होता है वही सामाजिक विकास होता है। हरलॉक ने कैसे कहा, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। ठीक है, सामाजिक नियमों के अनुकूल व्यवहार करना सीखने को ही समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। समाजीकरण मतलब बालक का जो व्यवहार, जो बालक अपना स्कूल में सीखता है, घर में सिखाया जाता है, और किस तरह से उसको वैल्यूज़ मतलब मूल्यों की शिक्षा देकर आचार व्यवहार उसका किस तरह से परिवर्तित किया जाता है, तो यही समाजीकरण होता है, जो कि कई तरह के जो है समूह मिलकर उसको एक बालक का समाजीकरण करते हैं। ठीक है, तो वो बाद में अलग उसमें पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है। अब देखते हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है। तो बंडूरा की थ्योरी काफ़ी पूछी जाती है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और रोल मॉडल के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। रोल मॉडल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप किसी को देख के उससे प्रभावित होते हैं। मान लीजिए आपके पसंद का कोई हीरो या हीरोइन है और आपकी थोड़ी भी शक्ल उससे मिलती जुलती है और किसी ने आपसे कह दिया, तो ऑटोमेटिक आपका क्या है, व्यवहार उस तरह या पहनावा या हेयर स्टाइल आपका वैसा ही कुछ आप करने लग जाते हो, है ना। तो यही होता है रोल मॉडल, कि हम उसी के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं। ठीक, तो इनकी ये सोशल जो लर्निंग थ्योरी थी यही कहती है। फिर सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है ये व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की कड़ी है। जो हमने पहले पढ़ी व्यवहारवाद की सिद्धांत और अधिगम संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, तो इनके बीच की ये कड़ी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब इसमें इन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे। पहला था इन्होंने जो बताया, व्यवहार को जानना और उसका प्रत्यक्षण करना, अटेंडिंग एंड परसीविंग द बिहेवियर, ये इनके सिद्धांत का पहला स्टेप है। दूसरा है व्यवहार का स्मरण करना, रिमेम्बरिंग द बिहेवियर। तीसरा है स्मृति को क्रिया में बदलना, कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन। चौथा है अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट ऑफ द इमिटेशन बिहेवियर।
अब आप बोलेंगे कि ये तो मुझे याद नहीं होने वाले हैं स्टेप्स ना, तो इसको चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए मान लीजिए एक लड़की है, वो अपनी मम्मी से खाना बनाना सीखती है। अब वो किचन में जाती है, उसको ये है कि आज मुझे ये रेसिपी सीखनी है, ये स्वीट डिश सीखना है, ठीक है। वो वहाँ जाके खड़ी होती है, देखती है कि उसकी मम्मी ने पहले कैसे इसको जो है तैयारी शुरू की, पहले उन्होंने क्या क्या चीज़ें तैयार किया, इंग्रेडिएंट्स कौन से लिए, फिर कौन कौन से उसमें बर्तन यूज़ करेंगी, कैसे वो बना रही हैं, सारी चीज़ें देखी। उसके बाद पहला प्रोसेस क्या किया, फिर उसके बाद क्या डाला। इस तरह से उसने चीज़ों को देखा और उसको जानना और उसका ऑब्जर्वेशन किया। फिर व्यवहार को स्मरण करना, दूसरा स्टेप था व्यवहार को स्मरण करना। अब उसने ये सारी चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट में उतार लिया, अपनी मेमोरी में इन चीज़ों को उतार लिया कि मेरी मम्मी ने ऐसे ऐसे किया था, मुझे भी ऐसे ही करना है। 1 बाय 1 एक एक स्टेप को उसने अपनी मेमोरी में रिस्टोर कर लिया। तीसरा स्टेप था स्मृति को क्रिया में बदलना। अब जब उस लड़की को वो रेसिपी बनानी है तो उसने जो चीज़ें देखी, जानी, समझी और जिन चीज़ों को अब उसने मेमोराइज़ किया, अब वो जाके किचन में बनाएगी, ठीक है। तो उसको आसान होगा कि उसने जैसे देखा था और जो उसकी मेमोरी में है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते चली गई। उसने वो रेसिपी बना लिया, पहले गैस जलाया, फिर बर्तन रखा, फिर उसने देखा था मम्मी ने ऐसा बैटर तैयार किया, फिर ऐसे उसको, तो उसने ऐसे करके एक रेसिपी अपनी बना ली। उसके बाद चौथा है अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। अब जब रेसिपी तैयार हो गई, कोई स्वीट डिश तैयार हो गई, फिर वो अपने घर वालों को देती है, ठीक है। डाइनिंग टेबल पर ले गई, वहाँ पर उसने सर्व किया, तो अच्छी बनी है, तो लोगों ने कहा अच्छी है, बहुत अच्छी है, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा एफर्ट बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट मिला, पुनर्मिलन मिला। तो ये पुनर्बलन, पॉजिटिव पुनर्बलन था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब फिर उससे क्या है, आगे काम करने की प्रेरणा मिली उसको। तो यही है, इस तरह से आपको ये सारे स्टेप याद हो जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको ये स्टेप याद हो गए होंगे, है ना। तो यही बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। अब कहीं पे भी आएगा आपका गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइक तो ज़रूर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपकी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको तक तुरंत पहुँच जाएंगे और मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। आगे देखिए, सामाजिक सामवेगिक विकास के सिद्धांत कौन कौन से थे। तो इसमें पहला था ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर का पारिस्थितिक परक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी थी, ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर्स का सिद्धांत। उसके बाद एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो ये जो ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर का सिद्धांत था, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो यहाँ पर इन्होंने कई सिस्टम बताए थे, ये 5 सिस्टम हैं। देखिए, माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल या इसी को जैविक मंडल भी कहते हैं, इसका अदर नेम है। मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है, और फिर घटना मंडल या क्रोमो सिस्टम, मतलब लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटना मंडल। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आया था वो कैसे था कि उसमें दिया था जैविक मंडल के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो फैक्टर में आपको 5 दिए हुए थे। तो 5 में जैसे कि घर दे दिया, परिवार दे दिया, विद्यालय, छात्र, इस तरह से सामाजिक क्रियाएं, ऐसे करके 5 फैक्टर थे। वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन सेम आया था। तो अब उसमें आपको ये पहचानना था कि जैविक मंडल मतलब माइक्रो सिस्टम की पूछ रहा था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो अब हम फैक्टर देख लेते हैं कि किसके अंतर्गत क्या आते हैं। तो देखिए, माइक्रो सिस्टम में सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को लघु मंडल कहते हैं। इस मंडल में शिशु छात्रों का परिवार, मतलब जो शिशु छात्र हैं इनका परिवार, संगी साथी, पेयर्स मतलब ग्रुप, और स्कूल, पास पड़ोस, ये सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया कि आप किस जैविक मंडल में कौन से आएंगे, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मेजो सिस्टम में क्या है, इसमें विभिन्न फैक्टर्स या तत्वों जैसे कि परिवार, पास पड़ोस, ठीक है, पास पड़ोस, संगी साथी और स्कूल के आपसी संबंधों से बना है, जो कि आपस में इंटरेक्शंस होते हैं, लिंक्स बनते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इकोसिस्टम की बात करें, वायुमंडल की बात हम करते हैं, तो इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे औपचारिक संगठन, जैसे कि कोई ऑफिस, माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र, हॉस्पिटल में कैसी हॉस्पिटल मतलब आप करोगे, व्यवहार करोगे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये इकोसिस्टम में हो गया। अब मैक्रो सिस्टम, बृहत मंडल कहते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज़ की बात करते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक वैल्यू, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर और अन्य रिसोर्सेज, ये सब इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट घटक मंडल या क्रोमो सिस्टम। इस मंडल में छात्रों की विकास की
सामाजिक ऐतिहासिक सोशो हिस्टोरिकल कंडीशन आती है, जैसे कि कुछ बच्चे नई अनुभूतियों से अवगत होते हैं, कुछ नए उनके अंदर ऐसी ज्ञान होता है, कुछ नई चीज़ों से अवेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं जो इन सब चीज़ों से अलग अदर फैक्टर्स में आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रोनफ्रेंड-वेर्नर की थ्योरी। अब आगे हम देखते हैं एरिक्सन की थ्योरी जो है, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इनका मनोसामाजिक सिद्धांत, यहाँ से भी ये आपको मैचिंग का ही आएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए हम खाली इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या स्टेजेस थी। पहला था विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा था स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तीसरा है पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। नेक्स्ट है पांचवा पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। छठा है घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें से ऐसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपके एक तरफ सिद्धांत दिए होंगे और दूसरी तरफ उसके प्रतिपादक का नाम होगा, इसके समर्थक कौन थे या प्रतिपादक कौन थे, तो उसमें से एक ही कोई भी आ सकता है और ऑप्शन में आपका एरिक्सन भी होगा, तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। और मैं इसीलिए मेरी ये कोशिश है, आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, मेरी वीडियोस देखिएगा तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं भी करा सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन से क्या आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर होगा? नहीं होगा। हर बार एक ही क्वेश्चन आए ये ज़रूरी तो नहीं है, अगली बार हो सकता है इसी क्वेश्चन में से दूसरा कुछ दे दे, दूसरा कोई पॉइंट दे दे, तो वो उससे भी तो आपको अवेयर होना है ना। इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्वेश्चन तो आप कहीं से भी आएगा, कर ही लेंगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आगे। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, फिर अगर लाइक भी नहीं मिलता है हमारा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, है ना। तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। बाकी बताइए आपके लिए कोई भी हेल्प हो, देखिए बच्चे कितना कमेंट करते हैं और मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, है ना। तो आप जो भी मैं कर सकती हूँ आपके लिए हेल्प, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और बिल्कुल करूँगी मैं आपके लिए। तो आप जो है आप पूछ सकते हैं, अपनी कोई क्वेरीज हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें मेन क्या है, स्टेजेस से ही पूछा जाता है, और इसकी जो 2 वीडियो हैं वो मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। है यहाँ पर क्योंकि हम थोड़ा शॉर्ट में ही ले रहे हैं चीज़ों को, पूरा डिटेल नहीं पढ़ पाएंगे कि एक थ्योरी को हम पूरा डिटेल में पढ़ें, तो आप वहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और पूछा भी जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज इन्होंने 4 बताई थी स्टेजेस। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ठोस संक्रिया की अवस्था। और चौथी है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, संवेगात्मक गामक अवस्था, ये अवस्था 0 to 2 ईयर्स होती है, जन्म के उपरांत प्रथम 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक देखने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने, मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है बच्चा मुंह में डालता है तुरंत, अपने अंगूठे को भी, अगर वो लेट के खेल रहा है तो क्या करेगा, अंगूठे को ही मुंह में डालने का प्रयत्न करता है ना, अंगूठा चूसता है, हाथ का अंगूठा चूसता है, तो इस तरह से वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है। तो ये हो गई आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ को 7 वर्ष तक चलती है। अब ये 0 to 7 तक चलती है, जिसमें कि फिर से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाती है 2 to 4 और दूसरी होती है 4 to 7। तो 2 से 4 वाली है, इसको कहते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और 4 से 7 वाली है इंट्यूटिव स्टेज, अंत प्रज्ञ काल, जिसको कहते हैं। इंग्लिश में ही टर्म्स याद रखिएगा, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई 2 से 4 वर्ष की, और फिर 4 से 7 वर्ष की अवस्था। तो जो 4 से 7 वर्ष की है इंट्यूटिव स्टेज, इसी को एक्सप्लोरेशन या इसी को खोज की अवस्था भी कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, कभी ऐसे पूछा जाए कि खोज की अवस्था किसके अंतर्गत है, तो आपकी किस में आएगी, सेकेंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इंट्यूटिव स्टेज में, है ना। आगे देखते हैं, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशन, वो स्लाइड आगे हो गई थी, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और वाइगोट्स्की का बाद में पढ़ लेंगे। तो देखिए थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। मूर्त संक्रिया अवस्था क्या है, 7 से 12 वर्ष की आयु तक चलती है,
और इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अतार्किक चिंतन संक्रियात्मक तार्किक विचारों का स्थान लेने लगता है। तो कॉन्क्रीट अवस्था जो है इसमें 7 से 12 वर्ष की तक चलती है और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 वर्ष तक चलेगा। यह आपकी अंतिम अवस्था होती है, औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या है, बालक का कुल बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है, सिस्टमैटिक हो जाता है। बालक क्या एक साथ अधिक से अधिक तथ्यों को समझने और आधिकारिक दृष्टिकोणों को अपने विचार प्रक्रिया में स्थान देने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जीन पियाजे। इसके बाद देखिए वाइगोट्स्की। फ्रेंड्स सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गई थी, ठीक है, तो हम इसको मैनेज कर लेते हैं। तो आप वहाँ पे पियाजे के पूरे देख लीजिएगा और बीच में फिर ये वाइगोट्स्की का है, तो अब हम ये वाइगोट्स्की का ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोट्स्की का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया गया है। तो वाइगोट्स्की ने क्या किया, सोशल फैक्टर और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट बताया। इसलिए वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने यहाँ पर देखिए ये 3 चीज़ों के बारे में बताया था, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD। तो वाइगोट्स्की ने बताया कि सचमुच में संज्ञानात्मक विकास क्या है, अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है, संपन्न होता है, जिससे कि बच्चे जो होते हैं अपने लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब वास्तविक विकास के स्तर, मतलब वास्तविक विकास का स्तर कौन सा होता है, जबकि वो बिना किसी मदद के अपने द्वारा ही कार्य कर सकते हैं, इससे अलग। और जो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या होता है, ये वाला तो जो है लेवल वास्तविक विकास का स्तर, इसमें बच्चा अपने द्वारा ही कार्य करता है, मतलब अपने से ही कोशिश करता है। और उसके बाद लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या होता है कि वो किसी से हेल्प लेता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहायता प्राप्त करता है, जिससे कि वो हेल्प ले सकता है, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो, टीचर हो, कोई गाइड हो। तो इस तरह से वो कोशिश करता है कि इनसे से मैं हेल्प लेके आगे की ओर जाऊँ। अब जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये ZPD क्या होता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसके सिद्धांत में है, तो वाइगोट्स्की के है। अब ये भी जान लीजिए कि ये क्या होता है। तो ये जो 2 लेवल थे, वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास का स्तर, इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है, इसी को वाइगोट्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा था। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र से मतलब है बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्य की रेंज से होता है जिसे वो अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अगर किसी के द्वारा उसको हेल्प मिल जाती है, कुछ सहायता मिल जाती है, तो वो उसको कर लेता है और उसके द्वारा वो पॉसिबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाइगोट्स्की। अब हम आगे देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें भी आपको ये खाली जो है स्टेजेस पढ़ लेनी है। यहाँ पर देखिए इनकी जो मोरल डेवलपमेंट था, इसमें इन्होंने 3 स्टेज बनाई थी, प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत स्तर, और कन्वेंशनल, और फिर है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्री कन्वेंशनल में फिर इन्होंने और इसके सब स्टेजेस बताए। ईगो सेंट्रिक जजमेंट, ये हो गया आत्म केंद्रित निर्णय। फिर बहुत हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, अगर आपकी डिमांड होगी तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो ये आपके आ गए पूर्व परंपरागत स्तर। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये डीप में नहीं पूछता है, लेकिन मैंने दे दिया है कि मान लीजिए थोड़ा भी एक बार देख लेंगे तो कई बार रिलेट कर ले जाते हैं हम एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे आपका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल नहीं पूछता है। नेक्स्ट आपके देखते हैं कन्वेंशनल लेवल। इसमें आता है, इसमें भी 2 थे स्टेप, इंटरपर्सनल और अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें ये 2 आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।